नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। आपको पता है, मैंने पृथ्वी के विभिन्न मंडल आपको ज्योग्राफी में शुरू करवाए थे। उसके बाद मैंने आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया, वायुमंडल के परतें और वायुमंडल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया, और अब हम आज से स्थल मंडल शुरू कर रहे हैं। तो आज हम आपको ध्यान रखना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, स्थल मंडल शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक बार और आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जब आप रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके पास एक बेल आइकन यानी घंटी या घंटे का निशान आता है। उस निशान को भी आपको प्रेस करना है ताकि हमारे जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो दोस्तों, यहां हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थल मंडल करेंगे। स्थल मंडल में हम विभिन्न प्रकार के महाद्वीप पढ़ते हैं और साथ साथ में फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट और कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन कर रखा है। पृथ्वी की जो आंतरिक और बाह्य शक्तियां होती है वो क्या होता है, पृथ्वी की संरचना क्या होती है, चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं। तो इस तरह की कई चीजें हमको यहां पढ़नी है। तो स्थल मंडल में मैं महाद्वीप तक जाने से पहले, हालांकि मेरा एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सिंगल वीडियो है, आपको मिल जाएगा चैनल पर। उसके अंदर मैंने पृथ्वी के महाद्वीप महासागरों को ब्रीफली समझाया है, तो वहां आप उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तो इस पर किसी प्रकार का कोई धरातल नहीं था, गर्म आग का गोला थी। धीमे धीमे ठंडी होती गई, पर्वत बनते गए, पठार बनती गई, नदियों की संरचना होती गई, द्वीप बनते गए और महाद्वीप बनते गए। तो इन सब को हम समझने की जब कोशिश करते हैं तो उस क्रम में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो आपको समझना है कि हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। यही हम कुछ और फैक्ट पढ़ेंगे। जैसे जब मैंने आपको वायुमंडल पढ़ाया था तो आपको कुछ फैक्ट बताए थे, जैसे डेंसिटी है तो डेंसिटी का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। दूसरा आपका हो गया तापमान, तापमान का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और तापमान के बाद तीसरा अगर हम फैक्ट की तरफ आते हैं तो किस तरह का हमको अंदर मटेरियल दिखाई देता है, जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो किस तरह का होता है। तो वो भी आपको दोस्तों क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पृथ्वी की जो परतें होती है वो किस तरह से होती है और उसको किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम जहां खड़े हुए हैं, हम जिस धरातल पर खड़े हुए हैं, वहां से जब हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं तो कई महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो मैं 3 परतें पहले बना देता हूं। सबसे पहला जो ऊपर वाला भाग होता है, जो पहला भाग होता है, इसको हम कहते हैं भूपरत या भूपपटी भी कहते हैं, और इसको हम जनरली बोलते हैं क्रस्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। जब यहां से गहराई की तरफ चलते हैं तो पृथ्वी का धरातल का दूसरा भाग आता है। इस पृथ्वी के धरातल के दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं, आवरण, और इसी आवरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम आते हैं तो पृथ्वी के और नीचे की तरफ चलते हैं तो पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग आता है। इसको हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय भाग कहते हैं, यानी इस सबसे अंदर पहुंच चुके हैं आप। पृथ्वी का जो सबसे नीचा वाला सबसे गहरा जो इंटरनल बिंदु है, आप उस पर पहुंच चुके हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं केंद्रीय भाग। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो हम जहां पर खड़े हुए हैं वहां से आप जब नीचे की ओर जाओगे तो आपको क्रमबद्ध रूप से ये तीनों दिखाई देंगे। सबसे ऊपर वाला भाग भूपरत हो गया, उसके नीचे वाला भाग आवरण हो गया, और उसके नीचे वाला भाग आपका कौन सा है, केंद्रीय भाग है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो आपको इसके बीच बीच में डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती है। पहले मैं इसका डिसकंटिन्यूटी बता देता हूं और फिर इनकी प्रॉपर्टी 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। तो देखो, आपने देखा होगा कि हर जगह जब नीचे परतदार रूप में जाते हैं तो बीच बीच में बड़े बड़े अंतराल या गैप्स पाए जाते हैं। उनको हिंदी में कहते हैं असंबद्धता और इंग्लिश में कहते हैं डिसकंटिन्यूटीज। तो 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती है, जो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले क्या थी, भूपरत। भूपरत को क्या बोलते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो देखो, ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ये क्या हो गया आपका
ऊपरी क्रस्ट, ठीक है। और इस तरह ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं ये आपका कौन सा हो गया, निचला क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट यानी ऊपरी भूपरत और निचली भूपरत के बीच में जो गैप पाया जाता है, ये जो देखो पूरा का पूरा आपका क्या पाया जाता है, ये आपका गैप पाया जाता है। इसको अलग अलग नामों से हम क्या करते हैं, जानते हैं। भाई कौन सा गैप है, किस तरह से, तो इसको गैप को हम कहते हैं कॉनरॉड, कॉनरॉड असंबद्धता, कॉनरॉड असंबद्धता के नाम से जानते हैं, यानी कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसी तरह से देखो यहां आप देखोगे तो इधर डॉटेड लाइन में मैं लिख रहा हूं ऊपरी आवरण, ऊपरी आवरण। तो यहां आपको दिख रहा है कि निचला क्रस्ट और ऊपरी आवरण के बीच में जो गैप होता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, मोहविसिक, मोहविसिक असंबद्धता यानी मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इसी तरह दोस्तों देखो ये आवरण का निचला भाग ले रहा हूं मैं, तो यहां मैं लिख दूंगा निचला आवरण यानी लोअर मेंटल, क्योंकि आवरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया आपका, निचला आवरण या लोअर मेंटल हो गया। तो लोअर मेंटल, ऊपरी आवरण और निचले आवरण के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम कहते हैं रैपिटी, रैपिटी असंबद्धता। वो वैज्ञानिक जो है, जो भूगोलवेता है, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया, ठीक है। इसी तरह से मैं अब यहां पर आता हूं, मैं अब लिख देता हूं यहां पर ऊपरी कोर, ऊपरी कोर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना यहां पर निचला आवरण और ऊपरी कोर के बीच में जो असंबद्धता है इसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग विशार्ट, गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता। यह भी भूगोलवेताओं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और नीचे आते हैं सबसे नीचे, यानी निचला कोर। कौन सा हो गया दोस्तों आपका, निचला कोर हो गया। तो देखो ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच का जो गैप है, इसके बीच में जो असंबद्धता होती है, इस असंबद्धता को हम क्या कहते हैं, लेहमैन असंबद्धता के नाम से जानते हैं। तो देखो आपको यहां क्लियर पता चल गया, एक तो इनका परतों का आपको क्रम पता चल गया कि इस क्रम में ये परतें होती है, और दूसरा इनके जो भाग होते हैं उनके बीच में कौन कौन सी असंबद्धताएं होती है वो भी आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपके सामने यहां एक और चीज बताने जा रहा हूं। आपने जब आप छोटी क्लासों में हम पढ़ते हैं तो सुना होगा कि नीचे जो धातुएं पाई जाती है, ठीक है, या धातुएं पाई जाती है, उनके आधार पर हम 3 परत का डिवाइडेशन करते हैं, सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। सियाल, सीमा और निफे 3 परतें होती है। तो आप ध्यान रखना कि जो पहली 2 परतें होती है, यानी भू परत के अंदर एक तो यहां पर होती है सियाल, ठीक है, और उसके नीचे जाते हैं तो कौन सी होती है, सीमा होती है। और जब केंद्रीय भाग में पहुंचते हैं तो यहां कौन सी परत होती है, निफे। तो आपको ये 3 परतों का भी कई बार ऑर्डर पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाए कि सियाल और सीमा कौन से भाग के अंतर्गत आएगी, तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सियाल, एसआई का मतलब है सिलिकन और इसका मतलब है एल्यूमिनियम। तो सिलिकन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है इस परत में। जब नीचे आएंगे तो सीमा है, यानी सिलिकन और मैग्नीशियम की जो बहुतायत में यहां पर मिलते हैं। और जैसे पृथ्वी के केंद्र में आते हैं तो आपने देखा होगा पृथ्वी का केंद्र आज भी भभक रहा है, अंदर लावा है, तभी तो ज्वालामुखियों के माध्यम से बाहर निकलता है। और ज्वालामुखी भी मैं आपको अगले टॉपिक में, जो भी नेक्स्ट हमारी क्लासेस होगी उसमें मैं पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर आपको याद रखना है, जब सबसे निचले भाग में आते हैं तो सबसे निचले भाग में होता है निकिल, निकिल और फेरस यानी लोहा। तो आज भी पृथ्वी का जो गर्भ है, आज भी पृथ्वी का जो केंद्र है उसमें लोहा और निकिल दोनों के दोनों द्रव यानी लिक्विड या प्लाज्मा स्टेट में क्या करे जाते हैं, पाए जाते हैं। इसको हम प्लास्टिक स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। अब मैं आपको एक एक परतों के बारे में यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, ध्यान रखें। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊपर वाली परत की, जिसको हम क्या कहते हैं, भू परत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब भू परत में बात करेंगे तो इसकी जो गहराई मानी जाती है, यह मानी जाती है आपकी 34 किलोमीटर की। कितनी गहराई मानी जाती है, 34 किलोमीटर की गहराई मानी जाती है। इसी तरह यहां पर आएंगे तो इस परत का जो घनत्व माना जाता है
वो माना जाता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इस भाग का घनत्व माना जाता है। मुख्य रूप से इस भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसॉल्ट चट्टानें पाई जाती है मुख्य रूप से। और साथ में आपसे कई बार ये पूछता है कि ये जो भूपरत होती है, ये जो हमारी भूपरत है, इस भूपरत में पृथ्वी का आयतन का कितना घेर रखा है? भाई पृथ्वी के आयतन का मात्र 0.5% इसने क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है। तो मैं फिर आपको दोस्तों रिपीट कर रहा हूं, भूपरत सबसे ऊपर वाला भाग है। हम जहां पर खड़े हुए हैं वहां से 34 किलोमीटर की जो गहराई होती है, उस 34 किलोमीटर की गहराई में आपको पूरी की पूरी भूपरत का विस्तार मिलता है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे जो तापमान है उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी? आपकी बढ़ती जाएगी। यानी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुमंडल में, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान जो है वो घटता है। पर यहां पर होता है अपोजिट एक्शन। यानी जैसे जैसे आप पृथ्वी की गहराई में जाते जाओगे टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा। अब किस दर से बढ़ता है तो आपको ध्यान रखना है, हर 32 मीटर की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी जैसे आप 32 मीटर गए तापमान 1 डिग्री बढ़ गया, फिर आप 32 मीटर गए फिर तापमान 1 डिग्री बढ़ गया, फिर आप 32 मीटर गए फिर आपका तापमान 1 डिग्री बढ़ गया। ऐसे लगातार आपका तापमान बढ़ता जाता है। तो आप जितनी गहराई में जाते जाओगे उतना तापमान बढ़ेगा। मैं एक और रिलेशन आपको यहां बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो घनत्व होता है, यानी जो डेंसिटी होती है, वो भी बढ़ती जाती है। यानी आपने देखा होगा हम यहां पर अब जहां खड़े हुए हैं यहां पर अपने हाथ पांव को फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे चट्टानों का घनत्व, डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए गहराई बढ़ने पर घनत्व भी बढ़ता है और गहराई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखने। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर, तो मैं इसके बारे में बता रहा था, भूपरत का घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व पाया जाता है। अच्छा, भूपरत ने पृथ्वी के आयतन का टोटल कितना घेर रखा है? 0.5% क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है। और मेनली कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसॉल्ट। वही बेसॉल्ट चट्टानें जिससे बाद में जाकर कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है। तो वो सारी चट्टानों की अधिकता यहां पर पाई जाती है। एक मैं और बताऊंगा कि भूपरत के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो आपका कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपरत में जितने भी तत्व पाए जाते हैं सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद आपका क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है दोस्तों? आपका एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सेकंड नंबर पे पाया जाता है सिलिकॉन। ऑक्सीजन लगभग आपका 47% पाया जाता है, सिलिकॉन आपका 27% पाया जाता है और एल्यूमिनियम आपका लगभग 8% पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि भूपरत में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है? ऑक्सीजन है। यही में आपको क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार घुमा देता है, आपसे बोलता है पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लोहा यानी आयरन। ध्यान रखना, यहां मैं पूरी पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, या मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? भूपरत की। तो भूपरत पे तो सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। और संपूर्ण पृथ्वी की बात कर लूं जिसमें भूपरत, आवरण और कोर सब आ गया, तो उसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आयरन यानी लोहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बच्चे में 2 पार्ट करवाता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं, हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका। अब देखो दोस्तों, हमने भूपरत करी, अब हम नीचे गहराई में आते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम कहां पहुंचते हैं? आवरण पे पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं हम? आवरण पे पहुंचते हैं। आवरण को हमने क्या बोला था? मेंटल बोला था। आवरण पे आएंगे तो इसकी अगर बात करेंगे गहराई की, तो इसकी गहराई लगभग पाई जाती है 2900 किलोमीटर। ठीक है, बात करी जाए इसने पृथ्वी के आयतन का कुल कितना ऑक्यूपाई कर रखा है? तो 83%।
इस भाग का जो घनत्व पाया जाता है तो ये पाया जाता है 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये क्यूब इसका क्या पाया जाता है, घनत्व पाया जाता है। इसमें भी मुख्य रूप से कौन सी चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, बेसॉल्ट चट्टानों की अधिकता, और इसमें पाए जाते हैं मैग्मा चैम्बर। जो मैग्मा चैम्बर होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मेरा यह मतलब है, जब आप भूपरत से नीचे आओगे तो आपको कौन सा पार्ट मिलेगा, आवरण। अच्छा, तीनों पार्ट को कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा आयतन जो ऑक्यूपाई कर रखा है पूरी पृथ्वी का, वो किसने कर रखा है, आवरण ने। कितना कर रखा है, देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा 83। भूपरत ने कितना कर रखा था, 0.5, यानी मात्र आधा %। घनत्व जैसे और गहराई में गए, देखो वहां कितना घनत्व था, 2.7। यहां देखो 3.5 से लेके 5.5 घनत्व बढ़ गया। यहां पर भी बेसॉल्ट चट्टानों की अधिकता है। और मैग्मा चैम्बर है, चैम्बर का मतलब आप ध्यान रखना, जैसे अब इसके नीचे जाओगे तो केंद्रीय भाग आएगा। केंद्रीय भाग में लावा है तो उसके ऊपर जो ढक्कन नुमा संरचना होती है वो कौन सी मानी जाती है, ये आवरण मानी जाती है। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा था कौन सा, कोर। कोर को हमने क्या बोला था, केंद्रीय भाग कह रहा था। अच्छा, कोर में जब जाएंगे तो कोर की कोई पर्टिकुलर गहराई नहीं है, यानी जितना पृथ्वी की त्रिज्या है भाई 6370 किलोमीटर की त्रिज्या है। तो जैसे इससे लेकर नीचे तक जाओगे आप, मतलब आप इस तरह से मान सकते हो 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक जाओगे तो वो सारा का सारा भाग क्या है, आपका केंद्र ही है, कोर ही है आपका। ठीक है, अच्छा, इस भाग का आपसे घनत्व पूछा जाए तो इस भाग का घनत्व है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। देखो और गहराई में गए तो घनत्व और ज्यादा क्या हो गया, आपका बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, बात करें इसने पृथ्वी के कुल आयतन का कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, तो लगभग इसने कर रखा है कितना, 16% आयतन इसने कर रखा है। और यहां पर द्रव अवस्था में धातुएं पाई जाती है। धातुएं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है कि यहां पर आज तक चीजें ठोस नहीं है। इसलिए आपको पता है कि पृथ्वी जो सूर्य से अलग हुई थी 450 करोड़ साल पहले, वो आज तक ठंडी नहीं हुई है। और इसी का एक स्पष्ट प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है, लावा पाया जाता है। तो तीनों भाग मैंने आपको बताया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको अच्छे से इनको परफॉर्म करने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। अब आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है आपसे कि जब आप इस पूरे डायग्राम को देखते हैं तो पूरी पृथ्वी का औसत जो घनत्व है वो क्या होता है। ये पूछा गया एग्जाम में कि आपने भूपरत का घनत्व 2.7, आवरण का 3.5 से 5.5 और नीचे गए केंद्रीय भाग का तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इन सबका एवरेज निकालोगे जब आप, तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो पृथ्वी का घनत्व है भाई, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो यह है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यह पृथ्वी का मुख्य क्या पाया जाता है, घनत्व पाया जाता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना और जिस लेवल के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं वो आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। और इसके अलावा भी आप प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कल हम स्थल मंडल की फिजिकल भाग का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं आपको अपने भविष्य के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।